नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 के अध्याय 2 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 3 आज अपने इस वीडियो में देखेंगे। 2 वीडियोज़ में हमने देखा है कि किस प्रकार से यूरोप में समाजवाद का उदय होता है, उदारवाद, रूढ़िवाद और जो रेडिकल समुदाय या विचारधारा के लोग थे उनके बाद में समाजवादी विचारधारा का उदय किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से समाजवादी विचारधारा फलती फूलती है और अंततः समाजवाद के लिए समर्थन किस प्रकार से यूरोप में दिखाई पड़ता है, उसके बारे में अब अपने पढ़ते हैं। देखिए 1870 के दशक तक क्या है, जो समाजवादी लोग थे उन्होंने क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी द्वितीय इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय इंटरनेशनल नाम से क्या है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली। ठीक है, यह क्या बनाई, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई। किसके द्वारा? समाजवादियों के द्वारा। कब है? 1870 के दशक तक। अब ये जो संस्थाएं थी ये क्या कर रही थी, यूरोप के जो मज़दूर थे, किसान थे, गरीब वर्ग के जो लोग थे उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता कर रही थी, मतलब उनसे सपोर्ट उनको मिले, इसलिए उनके जीवन में यानी मज़दूरों के, किसानों के जीवन में क्या है सुधार करने का लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसके साथ साथ कई पार्टियां अब क्या है यूरोप में बनना शुरू हो गई थी, जिन पार्टियों की सहायता से क्या है लोगों में क्या है समाजवादी विचारधारा अलग अलग देश में अलग अलग पार्टी की सहायता से क्या है लगातार बढ़ाई जा रही थी। इसी स्थिति में क्या है इंग्लैंड और जर्मनी के मज़दूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया, ताकि क्या है मज़दूर वर्ग के जीवन में भी क्या है सुधार हो सके। संकट के समय में सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए ये संगठन क्या है कोष स्थापित करके रखने लगे, यानी इन्होंने क्या है कोष भी बना लिया था। कब है? संकटकालीन स्थिति के लिए, संकटकालीन स्थिति के लिए। यानी अब ये संगठन क्या है एक दूसरे की सामुदायिक रूप से सहायता करने का कार्य करने लगे थे, ताकि सभी मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनकी सहायता की जा सके। इस प्रकार के संगठन कहाँ दिखाई देने लगे थे? इंग्लैंड और जर्मनी में। इंग्लैंड व जर्मनी के अंदर इस प्रकार के संगठन बनने लगे थे। इसी प्रक्रिया में लगातार क्या है इन प्रकार के संगठनों ने क्या है काम के घंटों में कमी, काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए यानी इस प्रकार की मांगों के लिए क्या है लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहे। साथ ही साथ मज़दूर के जीवन में या जीवन स्तर में क्या है सुधार हो, स्तर में सुधार किया जाए, इस प्रकार के कार्य या इस प्रकार की मांगे क्या हैं, इस प्रकार के जो संगठन बने जा रहे थे उनके द्वारा होने लगा था। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एसपीडी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी। कहाँ पर? जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर समाजवादी विचारधारा की पहली पार्टी थी है। इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद करते थे। इसके बाद 1905 में ब्रिटेन में समाजवादियों की एक पार्टी खुली। 1905 में ब्रिटेन में समाजवादी विचारधारा की पार्टी खुली, जिसका नाम था लेबर पार्टी। इसके लिए मैं बता देता हूँ, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। कहाँ पर? ब्रिटेन के अंदर।
लेबर पार्टी की सरकार के अंतर्गत निर्णय लिया गया था कि भारत को अब स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने क्या है, लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। फ्रांस के अंदर भी क्या है, एक समाजवादी पार्टी थी, सोशलिस्ट। पार्टी। तो इस प्रकार से क्या है, लगभग यूरोप के सारे मुख्य देशों में क्या है, एसपीडी यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी या लेबर पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी जैसी पार्टियां भी क्या है बनने लगी थी। ये सारी पार्टियां मतलब बहुत ज़्यादा कार्य कर रही थी समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन 1914 तक यूरोप के समाजवादी कहीं पर भी सरकार बनाने के कामयाब नहीं हुए थे। संसदीय राजनीति में उनकी प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाई, मगर सरकार में क्या है, रूढ़िवादी उदारवादी लोगों का ही दबदबा बना रहा। समाजवादी विचारधारा के लोगों का दबदबा या क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो लोग थे उनका दबदबा सरकार में नहीं रहा। हालांकि कानून बनाने में क्या है, इनके अहम रोल रहे थे अपने अपने देश में। ठीक है, तो यह क्या है, समाजवाद के लिए समर्थन इन पार्टियों के द्वारा यूरोप में साफ नज़र आ रहा है कि लोग अब इनका क्या है सपोर्ट करने लगे थे। और 1914 के बाद तो क्या है, सरकार में भी यानी इन पार्टियों की सरकारें भी बनने लगी थी। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि 1947 के टाइम क्या है, लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन के अंदर, जो कब बनी थी 1905 में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है 1914 के बाद क्या है, सरकारें भी बननी शुरू हो गई इन पार्टियों की। और यूरोप में क्या है, समाजवाद को स्वीकार किया जाने लगा, या इस प्रकार की स्थिति को, समाजवादी विचारधारा को स्वीकार करने लगे थे लोग। नेक्स्ट पॉइंट अपना चलता है रूस के लिए, यानी यूरोप, एशिया और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है बाय एरिया वह है रूस। उसके बारे में अपने पढ़ते हैं कि किस प्रकार से रूस में क्रांति होती है और क्या कारण थे। यानी अपना पॉइंट स्टार्ट होता है अब रूसी क्रांति। देखिए, रूस के अंदर क्रांति होती है एक तो फरवरी के अंदर, फरवरी, और 1 अक्टूबर 1917 में अक्टूबर क्रांति को ही 1917 की रूस की क्रांति कहा जाता है। ठीक है, यानी रूस की क्रांति कह दो, 1917 की क्रांति कह दो, या अक्टूबर की क्रांति कह दो, ये सारे जो नाम हैं ये एक ही संबोधन के लिए हैं, वो है रूस के लिए और रूस में होने वाली समाजवादियों के लिए द्वारा की गई क्रांति के लिए है। औद्योगिक देशों में ये रूस, यह समीकरण क्या है, सबसे पहले रूस जो है वो औद्योगिक देशों में, औद्योगिक देशों के विकास में बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता था। यानी वहाँ पर औद्योगिकरण हुआ जरूर था, लेकिन औद्योगिक विकास या औद्योगिक विकास के द्वारा जो देश का विकास होना चाहिए उस प्रकार का विकास वहाँ पर लगातार नहीं हुआ था। लेकिन 1917 या उससे थोड़े समय पहले रूस ने क्या है ये स्थिति चेंज कर दी। यानी वो किसी समय में तो क्या है विकास के मामले में, यानी औद्योगिक विकास के मामले में पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या है उसने ये सिस्टम चेंज किया और वह अब क्या है औद्योगिक युग में विकसित देशों के साथ आने लगा था। लेकिन औद्योगिकरण के विकास के कारण जो मजदूर वर्ग था, किसान वर्ग था, गरीब जो लोग थे, उनका विकास नहीं हो पाया था। इसी के कारण क्या है 1917 फरवरी के अंदर वहाँ की राजशाही या कह सकते हो राजतंत्र
को बिल्कुल उलट दिया गया, यानी वहाँ उस राजतंत्र को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। कब? फरवरी 1917 में। इसके बाद एक और क्रांति होती है अक्टूबर के अंदर, ठीक है। फरवरी 1917 के अंदर क्रांति होती है, तब मेंशेविक की पार्टी सरकार बनाती है, लेकिन अक्टूबर वाली क्रांति के बाद बोल्शेविक पार्टी की सरकार बनती है। अब मेंशेविक और बोल्शेविक ये पार्टियां क्या है, इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और ये 1917 के अंदर ऐसा क्या होता है कि राजतंत्र को ख़त्म करना पड़ता है, साथ ही साथ क्या है, समाजवाद वहाँ पर स्थापित होता है, यानी समाजवाद की स्थापना और राजतंत्र की समाप्ति। समाजवाद की स्थापना और राजतंत्र की समाप्ति के पीछे क्या कारण थे और किस वजह से ये सारा होता है, वो अपने नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपना रूसी साम्राज्य, यानी क्रांति को पढ़ने से पहले अपने पढ़ते हैं कि क्रांति से पूर्व रूस का साम्राज्य किस प्रकार का था और उस साम्राज्य के अंदर ऐसे क्या क्या घटनाएं घटित हुई जिसके कारण क्या है, क्रांति होना आवश्यक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रूसी साम्राज्य। देखिए, रूस के अंदर 1914 और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकंड का राज था। टाइम क्या है? 1914 के अंदर जार निकोलस सेकंड, जार निकोलस सेकंड का क्या है, राजपाट था 1914 के अंदर। अब देखिए रूस का साम्राज्य जो था वो फैला हुआ कितना था। यह मॉस्को के आसपास के क्षेत्र, अजरबैजान, बेलारूस, अजरबैजान, बेलारूस, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, पोलैंड और आर्मेनिया। तो देखिए मॉस्को के आसपास अजरबैजान, बेलारूस, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, पोलैंड और आर्मेनिया नामक जो क्षेत्र थे, वो सारे क्षेत्रों में क्या है, रूसी साम्राज्य व्याप्त था। और राज किसका था 1914 तक? जार निकोलस सेकंड का था। अब यह क्या है, राजनीतिक स्थिति थी 1914 तक। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और किस प्रकार से वहाँ पर राजनीतिक स्थिति में बदलाव आता है वो अपने देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि यूरोप के समाज या साम्राज्य के अंदर किस प्रकार के धर्म को मान्यता थी। तो देखिए ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की एक शाखा है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स की शाखा से निकला हुआ था रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, यह शाखा क्या है, यानी यह धर्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। हालांकि उस समय यूरोप में प्रोटेस्टेंट
कैथोलिक, दोनों ही ईसाई धर्म के हैं, ईसाई धर्म की शाखाएं दोनों ही। प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, मुस्लिम और बुद्ध धर्म के लोग थे, बौद्ध धर्म के लोग थे। यानी वहाँ पर टोटल कुल मिलाकर क्या है, वैसे देखा जाए तो 3 धर्म के लोग थे। यानी ये सारा क्या है, कुछ ईसाई है, ये मुस्लिम और ये बुद्ध। लेकिन ईसाई धर्म में भी क्या है, इनमें विचारधारा में थोड़ा अंतर है। तो इस प्रकार से क्या है, वहाँ ये धार्मिक स्थिति थी समाज की। अभी देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी थी और वहाँ का समाज किस प्रकार से फैला हुआ था या बंटा हुआ था। यानी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अर्थव्यवस्था और समाज। सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था और समाज की। तो रूस का अधिकांश जनसंख्या, रूस की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लिप्त थी। यानी वहाँ की अधिकांश जनता क्या है, कृषि कार्य किया करती थी, जो क्या है वहाँ का मुख्य व्यवसाय था। यहाँ की 85% लगभग 85% जनता की जीविका क्या है, खेती पर आधारित थी। वहाँ की 85% जनसंख्या क्या है, खेती पर आधारित थी। और अगर यह अमाउंट देखें जनसंख्या का, यह भाग देखें जनसंख्या का, तो इतना प्रतिशत जनसंख्या किसी भी देश की क्या है, कृषि में लिप्त नहीं थी या कृषि पर आधारित नहीं थी यूरोप के अन्य देशों में। यानी उस समय यूरोप के अन्य देशों में जनसंख्या इतनी ज़्यादा कृषि पर आधारित नहीं थी उस समय। जैसे फ्रांस के अंदर, फ्रांस में 40 से 45% जनसंख्या ही क्या है, खेती पर आश्रित थी। अन्य जनसंख्या क्या है, खेती पर पूर्णतः आश्रित नहीं थी। अब दूसरा सिस्टम देखते हैं कि रूस के जो किसान थे वो सिर्फ खाने या अनाज, खाद्य पूर्ति हेतु नहीं उगाते थे। यानी वो अनाज उगाने का उद्देश्य सिर्फ उनका खाद्य पूर्ति नहीं होता था, इसके अलावा बाज़ारों के लिए भी, बाज़ारों के लिए भी कृषि कार्य किया जाता था। जिसका अर्थ यह होता है कि लगभग वहाँ पर अगर अपने देखें तो जो निर्यात करने योग्य वस्तु हुआ करती होगी वह अवश्य ही क्या होगी, कृषि उत्पाद होंगे, उत्पाद। यानी वहाँ रूस उस समय क्या है, अनाज का बहुत बड़ा क्या है, निर्यातक देश था और वह कृषि उत्पादों को निर्यात किया करता था ज़्यादातर। यह स्थिति वहाँ की खेती की थी। अगर बात करें वहाँ के उद्योगों की,
तो रूस के अंदर उद्योग क्या है, बहुत ही कम थे। मॉस्को व सेंट पिट्सबर्ग नामक शहरों के आसपास उद्योग स्थापित थे। यानी ये दो शहर, वहाँ के दो शहर जो थे वही क्या है, औद्योगिक इलाके के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, जहाँ पर क्या है, उत्पादन ज़्यादातर कारीगर करते थे, कारीगर ज़्यादा उत्पादन करते थे। यानी उद्योगों में उत्पादन क्या है, कम होता था, बजाय इसके जिनकी वर्कशॉप वगैरह या कारीगर का कार्य करते थे वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन हुआ करता था। तो लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े खाने भी क्या है, मौजूद ज़रूर थे। ठीक है, तो यानी कारीगर ज़्यादा उत्पादन करते थे वर्कशॉप में, यानी उद्योग धंधों के बजाय वहाँ पर वर्कशॉप में क्या है, कार्य ज़्यादा तेज़ गति से या ज़्यादा उत्पादन वहाँ पर हो रहा था। लेकिन क्या है, रूसी उद्योग में विदेश की निवेश क्या है, तेज़ गति से होने लगा 1890 के बाद। इसके पीछे क्या कारण था? 1890 में रूस में रेल नेटवर्क की स्थापना, जिसके कारण क्या है, विदेशी निवेश अत्यधिक होने लगा था। अब क्या है, विदेशी निवेश बहुत ज़्यादा होने लगा, जिसके कारण वहाँ पर क्या है, जो उद्योग धंधे थे उनकी स्थापना की, जो स्थापित होने की गति थी वो तीव्रता से बढ़ने लगी। अब वहाँ उद्योग धंधे क्या है, और तेज़ गति से स्थापित होने लगे। यानी जो कोयला उत्पादन के उद्योग थे वो दुगना, और स्टील उत्पादन के उद्योग 4 गुना वृद्धि हुई। ऐसे बताते हैं वहाँ के आंकड़ों के अनुसार कि कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। यानी अब क्या है, रेल के आने के बाद वहाँ के जो औद्योगिकरण था उसमें बहुत तीव्र गति से क्या है, बढ़ोतरी हुई। सन 1900 तक क्या है, कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखानों मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई थी। यानी जो वर्कशॉप के अंदर कारीगर कार्य करते थे और कारखानों में मजदूर उनकी संख्या क्या हो गई थी, लगभग बराबर हो गई थी। यानी अब क्या है, उत्पादन भी लगभग क्या होने लगा था, उद्योगों में और कारखानों में बराबर होने लगा था। कहने का आशय यह है कि अब वर्कशॉप और कल कारखाने जो थे वो बहुत ही तेज़ गति से वहाँ स्थापित होने लगे थे। औद्योगिकरण बहुत तीव्रता से वहाँ फैलने लगा था, और औद्योगिकरण के फैलने के साथ साथ वहाँ क्या है, पूंजीवादी विचारधारा भी लगातार बढ़ती जा रही थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। जैसा कि मैंने बताया, पूंजीवादी विचारधारा बढ़ रही थी। मज़दूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था और काम के जो घंटे थे वो निश्चित नहीं थे। इस बात के लिए क्या है, समाजवादी लोगों ने आवाज़ उठाई, क्या कि काम की पारी के घंटे निश्चित हो और वेतन सही निर्धारित हो, क्योंकि समाजवादी लोग विचारधारा के लोगों का जो मुख्य
क्षेत्र था वो मज़दूर और किसान ही लोग थे, जिनकी सहायता से वह क्या है आगे उन विचारधाराओं को बढ़ा सकते थे। और इसके लिए क्या है सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखने लगे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने के लिए नाकाम थे, क्योंकि काम की पारी के घंटे 15 घंटे तक खिंच जाते थे। यानी जो घंटे 12 या 10 घंटे का कार्य निश्चित था वो घंटे अब क्या है 15 घंटे तक कार्य मज़दूरों को करना पड़ता था। मज़दूरों को क्या है 15 घंटे तक लगातार कार्य करना पड़ता था। इसके उपरांत उनकी जो रहने के लिए कमरे थे या डोमेट्री थी, मैट्री या कमरे व्यवस्थित नहीं थे और वेतन निश्चित नहीं था। यानी सारे मज़दूर क्या है एक प्रकार से इन सभी कारखानों के पूंजीवादी लोगों से क्या है त्रस्त थे, दुखी थे। सामाजिक स्तर पर मज़दूर हालांकि बंटे हुए थे, क्योंकि मूल रूप से वो क्या है अलग अलग गांव से आए थे। मूल रूप से वो गांव से जुड़े हुए थे, गांव से जुड़े हुए थे। हालांकि यह क्या है स्पेसिफिक रीज़न नहीं था उनके अलग होने का। उनके अलग होने का जो रीज़न था वह यह था कि अलग अलग कार्य करने वाले मज़दूर अपने कार्य को श्रेष्ठ मानते थे तथा स्वयं को ज़्यादा योग्य तथा प्रशिक्षित मानते थे। यानी स्वयं को क्या है वो काम जो उनका अलग अलग होता था, मान लीजिए कोई लोहे के उत्पादन करने वाला कार्य है तो कोई क्या है अन्य प्रकार के व्यवसाय में लगा हुआ है, तो वो एक दूसरे के क्या है व्यवसाय के आधार पर एक दूसरे से क्या है बंटे हुए थे। दूसरा, अगर जेंडर की बात करते हैं तो महिलाएं 31% कार्य करती थी, %31 महिलाएं क्या है मजदूरी के रूप में या मज़दूरों के रूप में कार्य करती थी, लेकिन उनका वेतन पुरुषों से आधे या 3/4 था। यानी काम क्या है पुरुषों के बराबर महिलाओं को करवाया जाता था, लेकिन वेतन क्या है उन्हें पुरुषों के मुकाबले 50% या 75% तक ही दिया जाता था। यानी सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, यानी एक मज़दूर पुरुष को अगर 100 रुपये मिलते हैं तो महिला को क्या है 50 या 75 रुपये ही दिए जाते थे। तो क्या है इस प्रकार से जो लैंगिक भेदभाव था वो भी क्या है मज़दूरों के अंदर व्याप्त था। इसके अलावा क्या था कि वो अपने अपने कार्य क्षेत्र को क्या है ज़्यादा श्रेष्ठ मानकर अपने आप को ज़्यादा योग्य और प्रशिक्षित मानते थे, जिसके कारण क्या है वो बहुत बार एक दूसरे से क्या है इस बारे में क्या है विभेद उनका रहता था, भेदभाव रहता था। बुक के अंदर भी क्या है एक एग्जाम्पल मिलता है कि एक धातु मज़दूर ने बताया था कि धातुकर्मी मज़दूरों को खुद को साहब मानते हैं, उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और गुणवत्ता की ज़रूरत रहती है। यानी लैंगिक भेदभाव और
जो मजदूरों के आपसी कार्य के कारण भेदभाव थे, उसके कारण वो क्या है, एक नहीं थे, मजदूर आपस में बंटे हुए थे।